हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह असोला फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो बच्चों, आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे, बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे थे। और जो अपना चैप्टर रनिंग था उसका ये पार्ट नंबर सेकंड है। अरे कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर सेकंड। किसका है पार्ट नंबर सेकंड? स्टाफिंग जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर सेकंड है। इसके अंदर आज जो अपन मेजरली पढ़ेंगे, देखो अपने स्टाफिंग का मीनिंग अच्छे से पढ़ लिया था, इंपोर्टेंस पढ़ लिया था, कुछ 3 to 4 पॉइंट्स थे जो अच्छे से याद रखने हैं। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। देन आफ्टर अपने प्रोसेस की बात कर ली थी। तो बच्चों, आज अपन जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। क्या नाम है? एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। तो बच्चों ध्यान रखना, जो एलिमेंट होते हैं किसके स्टाफिंग के, वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं। किसके होते हैं सर? 3 एलिमेंट्स होते हैं स्टाफिंग के। कितने एलिमेंट्स होते हैं सर? एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग होते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हर एक एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फिर सेकंड के मेरिट्स, डिमेरिट्स, मीनिंग एंड ट्रेनिंग के मेरिट्स, डिमेरिट्स। देन आफ्टर बात करेंगे इंटरनल सोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपन। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो आज की वीडियो है, यहाँ से आपके बोर्ड का जो पेपर है, जो वेदर इट्स सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, जो पार्ट नंबर सेकंड है आपका स्टाफिंग चैप्टर का, वहां से 100% मैं डैम श्योर हूं कि वहां से आपको एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड के जो पेपर है वहां पर देखने को आपको मिलेगा। और जो स्कूल लेवल पर जो पेपर होते हैं उसमें तो जो इस नोट्स में लिख रहेगा वहां उससे बाहर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पार्ट नंबर सेकंड में आप ये बात आप नोट कर लेना कि जो पार्ट नंबर सेकंड है इस चैप्टर का, यहाँ से आपको आपके बोर्ड में वेदर इट्स वो जो क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है, वो हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में आए, फिलिप्स के फॉर्म में है आए, या फिर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग की। इसके कितने पार्ट है सर? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। कौन कौन से हैं सर? जो पार्ट है वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। किसकी बात करते हैं? रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो जॉब एप्लीकेंट्स है उनको फिलअप करवाना, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं इंटरनल क्या होते हैं। पीपल आर टेकन फ्रॉम द कंपनी, यानी कि जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जो कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनसे अगर रिक्रूट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं एक टर्म है, उसका नाम है ट्रांसफर। क्या होता है ट्रांसफर? क्या होता है? तो मूविंग ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर के अंदर ध्यान रखना बच्चों, आप जो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सेम रहती है, खाली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप उस एम्प्लॉय को क्या करते हो? शिफ्ट करते हो। उस टर्म को बोला गया ट्रांसफर। बच्चों वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप जो लेवल है, लेवल तो सेम रहती है, लेकिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जब आप एम्प्लॉयज का शिफ्टिंग करते हो, माइग्रेशन करते हो, उसको बोला जाता है ट्रांसफर। मान लीजिएगा एक सी है, कौन है? सी है, पहले वो एक मिराज इंडस्ट्रीज में था, ठीक है, या फिर परचेज डिपार्टमेंट था, अब वो सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया। क्या उसका अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुआ? क्या क्या लेवल चेंज हुआ? क्या टॉप लेवल से मिडिल या फिर मिडिल से लोअर, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ सर। ओनली फॉर डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, फिर कंपनी चेंज हुई है, जो जो लेवल है वो सेम है, तो उसको बोला गया ट्रांसफर। तो ध्यान रखना, जो मोस्टली जो ट्रांसफर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में चलते हैं। कौन से वे में चलते हैं? हॉरिजॉन्टल वे में चलते हैं, यानी कि जो उनका अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप होता है वो सेम रहता है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता है, खाली शिफ्टिंग होती है प्लेस की, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बच्चों एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे, जो कंपनी के अंदर से ही वो रिक्रूट करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो उसमें कंपनी के बाहर से, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो जब बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है उसको कौन सा सोर्स बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रिक्रूटमेंट के कितने टाइप है, तो उसको बोलना है कि रिक्रूटमेंट क्या होते हैं आपके 2 टाइप, एक तो होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। इंटरनल सोर्स कंपनी के अंदर से और एक्सटर्नल सोर्स कंपनी के बाहर से। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया अच्छे से, बहुत अच्छे से, यस। चले आगे, चलेगा। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन। इट चलेगा। अब बात करते हैं प्रमोशन। किसकी बात करते हैं? प्रमोट या फिर प्रमोशन की।
It shifting of employees one job to another at the higher level of authority and salary. ध्यान रखना बच्चों, जब बात करते हैं प्रमोशन की या फिर प्रमोट द एम्प्लॉयज की बात करते हैं, प्रमोट का मतलब या फिर प्रमोशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है, जो वो एम्प्लॉय है उसको आप जो अभी जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जिस पर्टिकुलर लेवल पे या फिर जिस पर्टिकुलर स्टेज पर वो अभी है, रिसेंटली है, उससे उसकी अगर आप कह सकते हैं कि लेवल बढ़ा रहे हो, ठीक है, लेवल बढ़ा रहे हो या फिर उसकी सैलरी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, सैलरी ज्यादा पे होगी अब उसको, या फिर लेवल्स के अंदर इंप्रूवमेंट है, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसके अंदर इंप्रूवमेंट है, तो उस टर्म को बोला जाता है प्रमोशन। क्या बोला जाता है? प्रमोशन। लेकिन क्या ट्रांसफर के अंदर, क्या सैलरी के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा था? क्या नहीं आ रहा था? क्या लेवल्स के अंदर आता था? नहीं आ रहा था। तो ध्यान रखना, ट्रांसफर जो चलता है वो हॉरिजॉन्टल चलता है, लेकिन जो प्रमोशन चलता है वो चलता है वर्टिकल। कैसा चलता है? अरे वर्टिकल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इसको बहुत बहुत मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टिक कर देना, सावधान इंडिया से वाले है। ठीक है, फिर एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अवेयर अबाउट द टैलेंट एंड द एबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो आपके न्यू टैलेंट है वो आएगा कहीं ना कहीं। एक्सटर्नल सोर्स की बात करेंगे, लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू द एक्सटर्नल सोर्स। ये जो पॉइंट है वो इंटरनल सोर्स है। किसके हैं? इंटरनल सोर्स के जो पॉइंट है, इंटरनल सोर्स के पॉइंट है। किसके पॉइंट है? इंटरनल सोर्स के। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से देखो, आप कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वही अगर उनसे आप रिक्रूट करोगे तो सीधी सी बात है ना कि उनको तो सब पता है रूल्स रेगुलेशन कंपनी के बारे में पता है, तो उनको कोई ज्यादा आपको ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं, या फिर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। लेस अमाउंट ऑफ द स्पेंड ऑन ऑन ट्रेनिंग, जैसे कि उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर ट्रांसफर ऑफ द सरप्लस एम्प्लॉयज इनटू द अदर डिपार्टमेंट। और अगर आपको लगता है कि अदर डिपार्टमेंट के अंदर लोग कम है, एम्प्लॉयज कम है, तो आप फटाफट ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नॉर्मली रीड आउट करने हैं। ठीक है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। फिर डिसएडवांटेज ध्यान रखना, इंटरनल सोर्स का जो एडवांटेज है वही एक्सटर्नल सोर्स के डिसएडवांटेज बन जाएंगे, और जो इधर डिसएडवांटेज है वो उधर जगह एडवांटेज जाएंगे। खाली अपोजिट, खाली रीड आउट करना है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नो फ्रेश टैलेंट और न्यू आइडिया कम। सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयज के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वहां से आप रिक्रूट करोगे तो नया फ्रेश टैलेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, फिर देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, नॉट सुटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भाई सीधी सी बात है ना, कोई कंपनी ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो क्या उसके अंदर कोई पुराना एम्प्लॉय हो गया क्या? सर उसके अंदर कोई भी पुराना एम्प्लॉय नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऊपर ये काम नहीं करता इंटरनल सोर्स वाला। ठीक है, तो और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, ज्यादा ज्यादा अगर आप ट्रांसफर करोगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। अगर प्रोडक्टिविटी कम हो रही तो इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी क्या अचीव होगा? क्या गोल अचीव हो गया? तो गोल भी अचीव नहीं होगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे किसके? थे इंटरनल सोर्स के। किसके थे? इंटरनल इंटरनल सोर्स के थे। इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ, ना, हाँ, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, प्रमोशन में क्या होता है कि उसके जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी या फिर उसको अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आता है। जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो इंटरनल सोर्स के था। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स पढ़ लिया कि यानी कि जो एम्प्लॉइज है वो कहाँ से मंगा रहे हैं? आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब आप लोगों को हायर करते हो उसको रिक्रूटमेंट। अब इसको कुछ मेथड से कैसे कैसे अपन करवा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कौन सा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दिस मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द अनस्किल्ड जॉब। अनस्किल्ड जॉब, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। अनस्किल्ड जॉब के लिए जो प्रेफर होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। कौन सा होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इन दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन पेज द नोटिस ऑन द गेट। जैसे कि मान लीजिएगा कि किसी स्वीपर की रिक्वायरमेंट है, कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, तो अपन जहाँ पर गार्ड रहता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या फिर गार्ड साहब रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गेट होता है वहाँ पर अपन डायरेक्ट नॉर्मल पोस्टर या फिर A4 साइज का पेपर भी अपन पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अनस्किल्ड जॉब के लिए जो वर्कर्स की या फिर वुमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, स्वीपर्स के लिए, क्लीनिंग्स के लिए, तो वहां पर अपन डायरेक्ट उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए या फिर डायरेक्ट जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो उसके जरिए अपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना, अनस्किल्ड जॉब होती है वो किसके जरिए की जाती है? वो की जाती है आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए। ठीक है, अब बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप a database of the unskilled workers. They are people who drop CV. ठीक है, CV
ये क्या है, सीवी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो देखो सीधी सी बात है ना, 10 की रिक्वायरमेंट होगी, अगर 20 एप्लीकेशन आ गए तो क्या 20 को आप जॉब दोगे? नहीं देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो अपने जो रिज्यूमे होते हैं या फिर सीवी होती है वो वहां पर ही कर देते हैं। क्या करते हैं, वो वहां पर ही लिखवा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके जरिए जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब वो मंगवाते हैं अनस्किल्ड जॉब के बारे में, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, जैसे कि भाई स्कूल लेवल्स की बात करते हैं, अभी जैसे कोई फैकल्टी अभी पढ़ा रही है, ठीक है, उनको कुछ इश्यू आ रहा है तो अभी तो बीच में तो नहीं निकाल सकते क्योंकि उनको कुछ एग्रीमेंट होता है। लेकिन बाई चांस कोई आ गया तो वो बोलेंगे आप आपका सीवी है वो हमको मेल कर दीजिए या फिर ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, तो जब भी हमको नेसेसरी होगी, जब भी हमको रिक्वायरमेंट होगी, तब हम आपको कॉल कर देंगे या फिर बुला देंगे। तो उसी तरह से कैजुअल वर्कर्स का भी सेम होता है। ठीक है, फिर एडवर्टाइजिंग की बात करें, फिर एडवर्टीजमेंट की बात करें, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही है, आप सब देखते ही हैं, न्यूज़पेपर में मोस्टली बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन बाय एडवर्टाइजिंग इन द डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, फिर है एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर ऑफ द एक्रॉस वर्कर्स टू द लेस वर्कर्स। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि भाई आज मैं आपको बोलूं कि आप 12th करोगे तो कौन से कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करना चाहोगे, यूजी कोर्सेज या फिर पीजी कोर्सेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज या फिर आगे फर्दर स्टडीज आप करना चाहोगे, तो आप जो सीयूटी एग्जाम क्रैक करके आप जाते हो, ठीक है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से कॉलेजेस का रहता है? वही कॉलेज जिनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। भाई आज अपन कॉलेज को अच्छा और बुरा किस बेस पर बोलते हैं? ऐसा थोड़ी कि उसमें वहां पर बिल्डिंग अच्छी है, कलर अच्छा है इसलिए अच्छी बिल्डिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वहाँ के रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट्स कितने हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है या फिर स्टूडेंट्स हैं वहाँ के जो अच्छी अच्छी कंपनीज में आज पोस्टेड है। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, मिराज इंडस्ट्री हो गई, देन आफ्टर आपका डेल हो गया, एचपी हो गया, लेनोवा हो गया, सैमसंग हो गया, पार्ले हो गया, यानी जितनी भी कंपनी है, नेस्ले हो गया। तो अपन देखते हैं कि भाई बीकॉम करने के बाद में इस पर्टिकुलर कॉलेज की प्लेसमेंट्स क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है तो इसके पास में, जैसे बायजूस हो गया, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से वो डायरेक्ट आपके कॉलेज आपके कैंपस में आते हैं। वहां पर जो क्रीमिश जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ उनका कह सकते हैं कि पास रिजल्ट देखा जाता है, उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनका, और उसके बेस पर उनका इंटरव्यू लेकर और उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। उसको बोलते हैं प्लेसमेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट या फिर प्लेसमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप किस कॉलेज में जाना पसंद करोगे? वहां पर जहाँ पर नारे लगते हैं, या फिर उन कॉलेजेस में जहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर प्लेसमेंट्स होते हैं, उन्हीं ऑब्वियसली चीजें उन्हीं कॉलेजेस में आप जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट उनको बोलते हैं, चलेगा। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यानी कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती है जो आपको प्लेसमेंट दिलवाती है। जैसे कि ये आपने कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट पर देखा ही होगा, नौकरी.com है या फिर और भी अदर अदर एप्लीकेशंस होते हैं। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आप कोई पर्टिकुलर पेज होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। वो आपको बता देते हैं कि आप किस बेल्ट में, आप किस लोकेशन में इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये स्किल्स हैं, इतना पैसा आपको देंगी। तो ये सब चीजें आपको मतलब वो अवेयर करवा देते हैं। ये कुछ एजेंसीज होती है। तो कुछ होते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजेंसीज होती है और कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज होती है। ठीक है, तो ये भी प्लेसमेंट एजेंसी, इनका खाली आपको नाम याद रखना है, और बहुत सारे हैं। तो आप में एटलीस्ट ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में बताओ, नहीं, वो बोल देगा कि एक्सटर्नल सोर्स के कुछ बता दो, तो आपको 2 से 3 बताना है प्लेसमेंट एजेंसीज वाले हैं इस टाइप से। ठीक है, रिक्रूटमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय द मेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट, इसको पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप टेलीविजन के जरिए भी देखते हो, न्यूज़पेपर के जरिए भी देखते हो। फिर मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसके रिगार्डिंग एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप रिक्रूट करते हो, एम्प्लॉयज को हायर करते हो, तो क्या क्या फायदे हैं। तो क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं आपको, सीधी सी बात है। फिर ये कुछ पॉइंट्स है, वाइडर चॉइस मिलती है। वाइडर चॉइस इसलिए मिलती है कि देखो इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि 10 एम्प्लॉई है जो आप जॉब के लिए चाहिए, तो 10 ही। लेकिन वाइड चॉइस इसके अंदर इसलिए मिलती है कि भाई यहाँ पर आप 10 की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर 1000 फॉर्म आएंगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप देख लो, जब वैकेंसी निकलती है 5 से 10 हजार की, लेकिन जो फॉर्म्स भरवाते हैं, ठीक है, फिलअप होते हैं, वो कितने लाखों में होते हैं। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लो, आरएस की बात कर लो, मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यूज की बात कर लो। जब आरएस प्री का रिक्रूट मतलब जब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बताती है, तो 5 हजार 7 हजार की वैकेंसी आती है मोस्टली।
लेकिन उसके जो फॉर्म होते हैं, जो अप्लाइड पर्सन होते हैं, वो कितने होते हैं आपको सबको पता है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक फॉर्म फिलअप होते हैं। तो यहाँ से अपने को वाइडर चॉइस मिलती है, जो अच्छा अच्छा जो मेन मेन क्रीम होता है वो अपन यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल सोर्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अपने को अच्छी मिलती है, फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। फिर कंपटीशन से कैसे आप चल रहे हैं, जो न्यू ग्रोथ है, जो नई पीढ़ी है, उनसे आपको सीखने को मिलता है, वो सब आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों आगे बात करते हैं। बोलो। ठीक है। फिर कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है। लेंदी प्रोसेस तक कॉस्ट प्रोसेस होता है। तो सीधी सी बात है, देखो कोई बाहर का आदमी है, उसको आपको पहचानना है, तो उसको आपको कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं या फिर स्टाफ है, उनको लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर से रिक्रूट कर रही है, इंटरनल सोर्स से रिक्रूट नहीं कर रही है। तो कुछ इंटरनल सोर्स के एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि आपने को पता है कि भाई अपने हाथ की उंगलियां वो कितनी 5 है, लेकिन पांचों की लेंथ एरिया क्या है, सबके अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, कुछ भी प्रोग्राम पॉलिसी गवर्नमेंट लाओ, ऑर्गेनाइजेशन लो लाएगी, तो कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे उस चीज से, कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे। तो वो वाली चीज है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, इसमें दो है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? टू फाइंड आउट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड, फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आर कंडक्ट, ठीक है। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पेपर में आता है, ठीक है। मोस्टली सिलेक्शन टेस्ट वाला। सबसे पहले उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, फिर पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं, फिर ट्रेड टेस्ट और इंटरनल टेस्ट, ये कुछ पार्ट है, ठीक है, टेस्ट के। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसको देखते हैं कि उससे कुछ चीजें पूछते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप मोस्टली देखते हो कि, या फिर आपके फैमिलियर में कोई RS प्री निकालता है, फिर मेंस निकालता है, देन आफ्टर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसी तरह यूपीएससी में होता है, या फिर आजकल तो मोस्टली जब आप MBA करके कोई छोटी छोटी बोलो या फिर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पर भी आज के टाइम पर इंटरव्यूज स्टार्ट हो गया। तो इंटरव्यू एक अच्छा पार्ट होता है और वो लेना भी चाहिए। फिर ये आपको पढ़ना है कि जॉब ऑफर क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन क्या होता है, इसको आप अच्छे से रीड करना है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज द practical education that help and the old and the new employees to the perform their job effectively. It is the practice of the theoretical knowledge. It is the maintained by the quality of the work. The need of the training and development क्यों किया जाता है? कि सीधी चीज है कि जिसमें जैसे कि मान लीजिए किसी कोई फ्रेशर को अपने रिक्रूट किया, किसी वजह से उसमें कुछ जो वो वर्क कर रहा है उसमें क्वालिटी नहीं बैठ रही है, फिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं आ रहा है, काम टाइम पर नहीं कर पा रहा है, तो कुछ चीजें उसको सिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो इसलिए ट्रेनिंग वेनिंग जरूरी होती है। डायरेक्ट इनको खाली आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन को रीड करना है। क्या करना है? इस डेफिनेशन को रीड करना है और 2 to 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, फिर लर्निंग बिफोर डूइंग, और ये कुछ पॉइंट है, इसको भी आप नॉर्मली पढ़ लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेन चीज ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है, इंट्रोड्यूस द ट्रेनिंग, इसके खाली आपको नाम पढ़ना है बस, 1 2 3 ये नाम पढ़ लेना सफिशिएंट हो, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में अपन ने जो स्टफिंग का जो पूरा जो कंटेंट था वो अपने कंप्लीट किया। सर क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले अपने पढ़ा मीनिंग। मीनिंग क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा मीनिंग पढ़ा। देन आफ्टर अपन ने प्रोसेस की बात की। क्या किया? सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने?